हेलो फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं बीएड एंट्रेंस एग्जाम की। तो बीएड के प्रवेश परीक्षा में आपको 50 नंबर का हिंदी आती है, जो कि एक प्रश्न हमारा 2 नंबर का होता है, यानी कि टोटल 100 नंबर के प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अगर सरकारी सीट लेनी है बीएड में तो आपको कम से कम यहाँ पर 90 प्लस अंक लाने होंगे, क्योंकि जब तक आपका स्कोर टोटल 235 प्लस नहीं होगा तब तक सरकारी सीट मिलना इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप अच्छा किए रहेंगे तो आपको सरकारी सीट मिलने में आसानी होगी। चलिए आज क्लास शुरुआत करते हैं, बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी की शुरुआत करने से पहले बात कर देते हैं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। चलिए आज की क्लास शुरुआत करते हैं, बात करते हैं वर्णमाला की। तो वर्णमाला किसे कहते हैं, अगर हम इसको जानना चाहें तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। पेपर में यहां से ही क्वेश्चन बन सकता है कि वर्णों के, यानी कि पूछ लेगा वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वहां पर आपको 4 ऑप्शन दे देगा। तो वहां आपका राइट आंसर हो क्या होगा, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। ये याद रखेगा, व्यवस्थित समूह, क्योंकि आपको ऑप्शन में ये भी दे सकता है वर्णों के समूह को। तो वहां पर अगर ऑप्शन में वर्णों के समूह को और वर्णों के व्यवस्थित समूह को दोनों है तो आपका राइट आंसर क्या होगा, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। अगर बात करें वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं, तो कुल कितने वर्ण होते हैं, 52 होते हैं, जिसमें से 11 स्वर और मूल 33 व्यंजन होते हैं। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं वर्ण की। अगर हम वर्ण को देखें तो वर्ण किसे कहते हैं, तो मुख से निकलने वाली प्रत्येक सार्थक ध्वनि क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है। ठीक है, मुख से निकलने वाली प्रत्येक सार्थक ध्वनि को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। अगर नोट करके लिख लीजिए, यहां से जो क्वेश्चन बनेगा कि उच्चारण की दृष्टि से, क्या उच्चारण की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, ध्वनि है। लेकिन अगर यही पूछ दे लेखन की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तब वर्ण आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको याद रखना है कि अगर उच्चारण की दृष्टि पूछे भाषा की सबसे छोटी इकाई, तब तो आपके राइट आंसर क्या होगा, ध्वनि होगा। लेकिन अगर लेखन की दृष्टि से पूछे भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वर्ण। लेकिन अगर ना तो अगर ना तो उच्चारण पूछे ना तो लेखन से पूछे, आप केवल ये दे दे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तब आपका वहां पर राइट आंसर क्या होगा, वर्ण है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं वर्णमाला के भेद के, या वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया। तो हिंदी व्याकरण में हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन से, एक स्वर, दूसरा व्यंजन। पहले हम क्या देखेंगे, स्वरवर्ण को हम देखेंगे। चलिए बात करते हैं स्वरवर्ण की। तो स्वरवर्ण किसे कहते हैं, जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है तथा जिनके उच्चारण में अत्यंत कम समय लगता है, उसे क्या कहते हैं, स्वरवर्ण कहते हैं। हिंदी में स्वरवर्णों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। कहने का मतलब है क्या है कि स्वरवर्ण क्या होते हैं, जो क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, जो किसी की सहायता के बिना के बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, स्वरवर्ण कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी है, 11। टोटल कितने हैं, 11 है। कौन कौन से, आ ई उ ए ओ और री। ठीक है, ये 11 हमारे क्या है, स्वर वर्ण है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं स्वरवर्ण के भेद की। अगर हम स्वरवर्ण के भेद की बात करें तो स्वरवर्ण के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, हास्य स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। अब इन्हीं को एक एक करके देखेंगे। हम बात करते हैं हास्य स्वर की। तो हास्य स्वर किसे कहते हैं, जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में अत्यंत कम समय लगता है और जिनका स्वतंत्र अस्तित्व होता है, उनको क्या कहते हैं, हास्य स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। कौन कौन से होते हैं, आ ई उ री। देखिए इनको याद करना है। पहला ये यहां से क्वेश्चन ये बन सकता है, हास्य स्वर कितने होते हैं, तो आपका राइट आंसर वहां पर क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, लेकिन अगर ये पूछ ले, आपको 4 ऑप्शन दे दे और पूछ ले इनमें से कौन सा हास्य स्वर है, तो आपको ये भी बताना चाहिए। ठीक है, ये याद रख लीजिए कौन कौन से हास्य स्वर होते हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ और री। ये चारों हमारे क्या कहलाएंगे, हास्य स्वर कहेंगे। और एक नोट करके लिख लीजिए, हास्य स्वर को क्या कहते हैं, मूल स्वर भी कहते हैं। यहाँ पर नोट करके लिख लीजिए, हास्य स्वर वर्ण को मूल स्वर वर्ण भी कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं दीर्घ स्वर की। अगर हम दीर्घ स्वर की बात करें तो जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में हास्य स्वर से 2 गुना समय लगता है, बोलने में उच्चारण में 2 गुना समय लगता है हास्य स्वर से, उसे क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 7 होती है। कौन कौन से, अगर हम बात करें कौन से, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए आए ओ और औ। ठीक है, देखिए ये हमारे क्या टोटल पूछा, ये 7 हमारे क्या है, दीर्घ स्वर है। लेकिन यहाँ पर नोट करके लिख लीजिए, और नोट करके लिख लीजिए कि आए, ए आए ओ और औ, ये 4 क्या होते हैं, संयुक्त स्वर होते हैं। क्या होते हैं, संयुक्त स्वर होते हैं। तो अगर आपसे पूछे संयुक्त स्वर कितने होते हैं, तो ये भी आपको क्या याद रखना है, कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से, ए आए ओ और औ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं
प्लिप्त स्वर की। अगर हम प्लिप्त स्वर को देखें तो जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में हाथ स्वर से 3 गुना अधिक समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? प्लिप्त स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक है, नोट करके लिख लीजिए। जिन स्वर वर्ण का उच्चारण प्लिप्त स्वर के रूप में किया जाता है उसके आगे हिंदी की गिनती का 3 लिखा जाए, जैसे ओम, रोम, ठीक है, आदि। जैसे अब बात करें प्लिप्त स्वर की, अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर नोट कर फिर से परिभाषा देख लीजिए प्लिप्त स्वर की। अगर बात करें, देखिए हाथ स्वर से 3 गुना समय लेगा बोलने में, ठीक है, जैसे देखिए ओम, ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि 3 गुना समय अधिक ले रहा है, ठीक है, हाथ स्वर से अधिक समय ले रहा है, 3 गुना वो भी, ठीक है, मतलब हाथ स्वर से 2 गुना समय लेगा तो वहां पर क्या होगा? दीर्घ स्वर होगा। अगर 3 गुना समय अधिक समय ले तो वहां पर क्या होता है? प्लिप्त स्वर होता है। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं इनके उच्चारण स्थान के। ठीक है, जितने भी स्वर है हमारे उनके उच्चारण स्थान की बात करें। देखिए उच्चारण स्थान पहले जान लेते हैं। बात करते हैं, देखिए ये गले से अगर बोला जाता है तो वो क्या कहां से होता है? क्या होता है? कंठों से बोला जाता है, यानी कि अगर उससे थोड़ा ऊपर का प्रयोग किया जाता है तो वहां पर क्या होता है? तालु होता है। उससे थोड़ा और ऊपर आएंगे तो क्या होगा? मूर्धा होता है। अगर बात करें ओठ से अगर बोला जाए तो ओष्ठ होता है। दंत से का प्रयोग किया जाए तो दंत होता है। ठीक है, यहाँ पर इतना आप जान लीजिए। फिर उसके बाद बात करते हैं, देखिए स्वर की। स्वर के उच्चारण स्थान क्या? देखिए आ कर पूछे, देखिए आप बोल के देखिए आ कहां से बोल रहे हैं? गले से बोल रहे हैं ना, यहाँ पर कंठ से बोला जा रहा है, इसलिए उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ होगा। ई की बात करें तो कंठ से थोड़ा ऊपर आएंगे तो क्या होता है? तालु होता है। उ देखिए उ का क्या होता है? ओठ का प्रयोग हो रहा है, यानी क्या हो जाएगा? ओठ, इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? ओष्ठ होगा। ठीक है, अगर री की बात करें तो री का उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा होता है। अब अगर ए और ए की बात करें तो ए और ए का देखिए कंठ और तालु का दोनों का प्रयोग हो रहा है तो वहां पर क्या हो जाएगा? कंठ तालु हो जाएगा या कंठ तालब भी हो जाएगा। और बात करें ओ और औ की, ये भी क्या हो जाएगा? कंठ से भी बोला जा रहा है और ओठ का भी प्रयोग हो रहा है तो यहाँ पर क्या जाएगा? कंठ ओष्ठ हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं व्यंजन की। देखिए हमने स्वर को पढ़ लिया, ठीक है, अब बात करेंगे किसके? व्यंजन की। तो व्यंजन हमारा क्या है? व्यंजन किसे कहते हैं? स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। देखिए अब यहाँ पर देखिए व्यंजन क्या होता है? स्वर की सहायता से बोला जाता है। ठीक है, स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक व्यंजन में एक स्वर मिलता है। यदि व्यंजन में से स्वर को हटा दिया जाए तो वह व्यंजन हलंत युक्त हो जाता है। देखिए कहने का मतलब क्या है? खा हमारा क्या है? व्यंजन है। ठीक है, अब कैसे? देखिए ये आधा खा है और इसके साथ क्या आ जुड़ेगा तो क्या बनता है? खा बनता है। ठीक है, अब ये हलंत युक्त होने का मतलब क्या है? ये आधा खा है। क्या है? आधा खा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आधा खा में जब स्वर लगा तो ये क्या पूरा खा बना, यही हमारा क्या कहलाएगा? व्यंजन कहलाएगा। अगर बात करें हिंदी में मूल व्यंजन कितने हैं तो मैंने शुरू में बताया था मूल व्यंजन कितने हैं? 33 हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इसके अलावा 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं और साथ 2 अन्य भी व्यंजन होते हैं, अतः कुल अगर बात करें व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 39 होती है। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं व्यंजन के भेद की। तो व्यंजन के अगर भेद की बात करें तो उच्चारण के दृष्टि से व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। अब इन्हीं को हम एक एक करके पढ़ेंगे। बात करते हैं स्पर्श व्यंजन की। तो हमारा स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, ठीक है, इसका उच्चारण स्थान है, आदि का प्रयोग किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 25। पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो वहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25। ठीक है, स्पर्श व्यंजन को 5 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से? अब ये देख लीजिए, एक क्या है? का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, इन 5 वर्ग में बांटा जा सकता है या 5 भाग में बांटा जा सकता है। का वर्ग में कौन कौन से? का, खा, गा वाले आते हैं। ठीक है, चा वर्ग में चा, छा, जा वाले, और टा वर्ग में टा, ठा, डाडा वाले, और ता वर्ग में ता, था, दा, ना वाले, और पा वर्ग में पा, फा, बा, मा वाले। देखिए अब यहाँ पर ट्रिक करके लिख लीजिए कि एक लिख लीजिए कचट तब, यानी क, च, देखिए यहाँ पर देखिए क्या लिखा है? कचट तब, यानी कचट तब का मतलब का से का वर्ग, चा से चा वर्ग, टा से टा वर्ग, ता से ता वर्ग, पा से पा वर्ग। अब इनका कोई पूछे उच्चारण स्थान क्या है, तो अगर आप कोई पूछ ले कि टा से का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप उसके नीचे शॉर्टकट ट्रिक ये भी लिख लीजिए, केटीएम 2, केटीएम 2। ठीक है, के से क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा, टी से क्या हो जाएगा? तालु हो जाएगा, एम से क्या हो जाएगा? मूर्धा हो जाएगा, डी से क्या हो जाएगा? दंत हो जाएगा, ओ से क्या हो जाएगा? ओष्ठ हो जाएगा। अब आप इसको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको ये याद रहेगा। अब उसी के नीचे देखे के से किसे? कचट तप है, ऊपर क्या है? कचट तप है, और नीचे क्या है? केटीएम। देखिए का से का वर्ग क्या हो जाएगा? कहां से बोला जाएगा? कंठ से बोला जाएगा। ठीक है, चा से चा वर्ग, और टी से क्या हो जाएगा? तालु, चा वर्ग यानी कहां से बोला जाएगा? तालु से बोला जाएगा। ठीक है, टावर्ग कहां से बोला जाएगा? मूर्धा से बोला जाएगा, एम से मूर्धा से बोला जाएगा। ठीक है, और तावर से तावर्ग हो जाएगा, और तावर्ग कहां से बोला जाता है? से दंत से। ठीक है, और बात करें पावर्ग कहां से बोला जाता है? ओ से क्या हो जाएगा? ओष्ठ। ठीक है, अब इसको याद करने की जरूरत नहीं है, यहीं पर मैंने लिखा हुआ है। कावर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है, और चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है, टा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा होता है, ता वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत होता है, और पा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ होता है। चलिए आगे चलते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं अंतास्थ व्यंजन की। तो अंतास्थ व्यंजन की अगर बात करें, जिन व्यंजनों का उच्चारण
उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य होता है, उन्हें क्या कहते हैं? अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। देखिए परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा यहाँ से ये याद रखना है कि अंतःस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। और कौन कौन से होते हैं ये याद रखना है, या, रा, ला, वा, ये हमारे चारों क्या है? हमारे क्या अंतःस्थ व्यंजन है। और नोट करके लिख लीजिए, या और वा को क्या कहते हैं? अर्धस्वर भी कहते हैं। नोट करके लिखिए, पेपर में पूछ सकता है कि अर्धस्वर किसे कहते हैं, वहां पर आपको याद रखना पता पड़ेगा कि या और वा को क्या कहते हैं? अर्धस्वर भी कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं उस व्यंजन की। अगर हम उस व्यंजन की बात करें तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में शरीर में गर्मी पैदा हो जाए उसे क्या कहते हैं? उष्म व्यंजन कहते हैं। ठीक है, देखिए बात करते हैं कौन उष्म व्यंजन कितने होते हैं, तो उष्म व्यंजन भी कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? सा, सा, सा और हा। ठीक है, ये चारों हमारे क्या होते हैं? उष्म व्यंजन होते हैं। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं संयुक्त व्यंजन की। अगला हमारा क्या है? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन का मतलब क्या है? अगर परिभाषा को पूछे तो 2 अलग अलग व्यंजनों के योग से बने व्यंजनों को क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। व्यंजन की संख्या इनकी देखिए, अब संयुक्त व्यंजन की संख्या भी कितनी होती है, तो ये भी नोट कर लीजिए, क्या कितनी होती है? 4 होती है। अब ये संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो छात्र, ज्ञ और स्रा। अब हम बात करें ये किससे किससे मिलकर बने होते हैं, तो छा किससे बन गया? का और सा से। ठीक है, त्र किससे बना? ता और रा से। ज्ञ किससे मिलकर बना? जा और ज्ञ से। और स्रा किससे बना? सा और रा से। तो ये मैं 2 व्यंजनों से मिलकर बने हैं ना, इसलिए क्या कहलाएंगे? संयुक्त व्यंजन कहलाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा क्या है? उत्क्षिप्त व्यंजन। ठीक है, अगला हमारा क्या है? उत्क्षिप्त व्यंजन। अगर बात करें उत्क्षिप्त व्यंजन की तो इसकी परिभाषा क्या होती है? जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ उलटकर श्वास वायु को बाहर फेंकता है उसमें क्या कहलाते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। इनको याद करने के लिए जरूरत नहीं है, आपको केवल यही याद करना है कि उत्क्षिप्त व्यंजन कितने होते हैं? 2 होते हैं। और कौन कौन से? डा और ढा। ठीक है, अब बात करते हैं, नोट करके लिख लीजिए उत्क्षिप्त व्यंजन को। ये इंपॉर्टेंट है। उत्क्षिप्त व्यंजन को द्विस्पष्ट, द्विगुण और तांडव जात व्यंजन आदि नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब ये पूछ सकता है कि किसे ताड़न जाति व्यंजन के नाम से जाना जाता है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्क्षिप्त व्यंजन को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं नासिक व्यंजन की। तो नासिक व्यंजन किसे कहते हैं? प्रत्येक वर्ग के पंचमाक्षर का उच्चारण करते समय फेफड़ों से उठने वाली वायु मुख के साथ साथ नाक के द्वारा भी बाहर निकलती है, अतः इन वर्णों को क्या कहते हैं? नासिक व्यंजन या नासिक वर्ण कहते हैं। ठीक है, नासिक वर्ण या नासिक व्यंजन कहते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं, तो देखिए हम बात करते हैं, देखिए बात करें नासिक व्यंजन की, तो प्रत्येक वर्ग का अब नोट करके लिख लीजिए कि ये परिभाषा नहीं याद रखनी है आपको। ठीक है, आपको जो मैं बता रहा हूँ याद रखना है कि नोट करके लिख लीजिए, प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर, प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण या फिर अक्षर क्या कहलाता है? नासिक व्यंजन कहलाता है। यानी प्रत्येक वर्ग का क्या कहने का मतलब क्या है? अभी मैंने बताया था प्रत्येक वर्ग का मतलब ये का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, ये और पा वर्ग, इन सब का 5वां व्यंजन। ठीक है, इन सब का लास्ट वाला व्यंजन यानी कि ना, मा, ड़ा। ठीक है, ये सब ये सब हमारे क्या है? हमारे क्या है? ये हमारे क्या हो जाएंगे? नासिक व्यंजन हो जाएंगे। यानी कि प्रत्येक वर्ग का पांचवा या फिर अंतिम वर्ण। ठीक है, तो क्या कहलाएगा? हमारा नासिक व्यंजन कहलाता है। इनकी संख्या कितनी होती है? 5 होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला क्या है? अगला टॉपिक क्या है? हमारा अगला टॉपिक है स्पर्श संघर्षी व्यंजन। अगर स्पर्श संघर्षी व्यंजन की बात करें तो वे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में कुछ घर्षण के साथ श्वास वायु बाहर निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। नोट करके लिख लीजिए, इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या हमारी कितनी होती है? 4 होती है। कौन से होते हैं इनको भी जान लेते हैं। देखिए अब ये नोट करके ये भी लिख लीजिए, चा वर्ग के प्रथम 4 अक्षर। चा वर्ग जो होता है, चा वर्ग हमारा क्या होता है? चा, छा, जा, झा। ठीक है, चा वर्ग का प्रथम 4 वर्ण क्या कहलाता है? स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाता है। यही नोट, यही इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा होता है स्पर्श संघर्षी व्यंजन? कौन कौन सा होता है? चा, छा, जा और झा। ठीक है, यही आपको याद रखना, परिभाषा नहीं याद रखनी। ठीक है, अब बात करें इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ये एक पॉइंट और याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं पार्श्विक व्यंजन की। तो पार्श्विक व्यंजन किसे कहते हैं? पार्श्व शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है बगल। ठीक है, अर्थात जिन व्यंजन का उच्चारण करते समय वायु जीभ के दोनों बगल से बाहर निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? वह पार्श्विक व्यंजन कहलाता है। पार्श्विक व्यंजन कितने होते हैं? 1 होते हैं। कौन सा? ला कौन क्या बोलते हैं? पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा क्या है? लुंठित व्यंजन। तो इसकी परिभाषा क्या कहती है? जिस व्यंजन वर्ण उच्चारण करते समय वायु जीभ के ऊपर से लुढ़कती हुई बाहर निकलती है उसे क्या कहते हैं? लुंठित व्यंजन कहा जाता है। चूंकि इस
वर्ण का उच्चारण करते समय जीभ में कंपन भी होता है, इसे प्रकंपित व्यंजन भी कहा जाता है। देखिए पहली बात तो रा को क्या बोलते हैं, लुंठित व्यंजन बोलते हैं, ये नोट करके लिख लीजिए, ठीक है। लुंठित व्यंजन किसे कहते हैं, रा को, ठीक है। तो रा को क्या कहते हैं, लुंठित व्यंजन कहते हैं, और लुंठित व्यंजन को ही प्रकंपित व्यंजन भी कहते हैं, ये भी नोट करके लीजिए। पेपर में इससे पूछ सकता है कि लुंठित व्यंजन प्राकृतिक व्यंजन किसे कहते हैं, तो ऑप्शन में देखिए 4 है, आपको ऑप्शन देगा तो वहां पर क्या राइट आंसर क्या हो जाएगा, लुंठित व्यंजन, ठीक है। या फिर बोल देगा प्रकंपित व्यंजन किसे कहते हैं, तो वहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, रा। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं काकल्य व्यंजन की। अगर हम काकल्य व्यंजन की बात करें तो हिंदी वर्णमाला में हा को क्या कहा जाता है, काकल्य व्यंजन कहते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ से थोड़ा नीचे होता है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, काकल्य व्यंजन कहा जाता है। यानी कि हा हमारा क्या होता है, हाँ हमारा क्या होता है, काकल्य व्यंजन होता है। और नोट करके लिखिए, वाह को क्या बोलते हैं, दंतोष्ठ व्यंजन भी कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं। देखिए अब हमने पढ़ लिया एक बार पूरे स्वर और व्यंजन को पढ़ लिया। अब स्वर के दो स्वर वर्ण के और 2 भेद और होते हैं, ठीक है। 2 प्रकार से और भेद किया जा सकता है। पहला कौन सा है, जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर वर्ण को बांटा जा सकता है। दूसरा मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वर वर्ण को बांटा जा सकता है। बात करते हैं पहला हमारा जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर वर्ण, ठीक है। तो कौन कौन से, अग्रस्वर, मध्य स्वर या केंद्रीय स्वर और पश्च स्वर। पहले हम इन्हीं को देखेंगे। पहला हमारा क्या है, अग्रस्वर। अगर हम अग्रस्वर की बात करें तो जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के आगे का हिस्सा उठता है उन्हें क्या कहलाते हैं, अग्रस्वर कहलाता है। और बात करें इनकी संख्या की, तो इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। कौन कौन से, ई, ए, आई, ठीक है। इन 4 को क्या कहते हैं, अग्रस्वर कहते हैं। और बात करते हैं अगले, चलते हैं अगला हमारा क्या, मध्य स्वर या फिर केंद्रीय स्वर। अगर मध्य स्वर की बात करें तो जिन स्वरों का उच्चारण में जीभ के बीच का हिस्सा उठता है, जीभ के बीच का हिस्सा उठता है, मध्य या केंद्रीय स्वर कहलाता है। इनकी संख्या कितनी होती है, 1 होती है। और कौन सा होता है, वो छोटा आ, ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, बात करते हैं पश्च स्वर की। अगर हम पश्च स्वर की बात करें तो जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के पीछे का हिस्सा उठता है वे क्या कहलाते हैं, पश्च स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 5 होती है। कौन कौन सा, आ, उ, ओ और, ठीक है। अब देखिए हमने पढ़ लिया कि जीभ के आधार पर, जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर वर्ण के भेद हमने पढ़ लिया। अब बात करेंगे मुख के द्वार खुलने के आधार पर स्वर वर्ण, ठीक है। कौन कौन से हैं, विवृत, अर्धविवृत, संवृत और अर्ध संवृत, ठीक है। अब इन्हीं को हम देखेंगे बारी बारी से। हम बात करते हैं पहला क्या हमारा, विवृत। अगर हम विवृत की बात करें तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार सबसे अधिक खुलता है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार सबसे अधिक खुलता है उन्हें क्या कहते हैं, विवृत स्वर कहलाते हैं, ठीक है। बात करते हैं जैसे कौन सा, आ। अब देखिए आप बोलते समय आपका मुख सबसे अधिक खुल रहा है तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, विवृत स्वर कहलाएंगे। इनकी संख्या कितनी होती है, 1 होती है। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं अर्धविवृत की। तो अर्धविवृत किसे कहते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार विवृत की तुलना में कम खुलता है क्या कहलाते हैं, अर्धविवृत कहलाते हैं। देखिए नाम से ही स्पष्ट है कि अर्धविवृत, देखिए विवृत में क्या था, जो सबसे अधिक खुलता हो, ठीक है। अब अर्धविवृत मतलब जो आधा खुलता हो, ठीक है। तो इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। कौन कौन से होते हैं, आ, ए, ओ और ये वाला आ, ठीक है। जिसे डॉक्टर में होता नहीं, लगता नहीं है, तो वो वाला आ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे 4 होते हैं। कौन से, ए, ओ और आ, ठीक है। आगे चलते हैं, बात करते हैं समृद्ध स्वर की। तो समृद्ध स्वर कौन कौन से होते हैं, समृद्ध स्वर किसे कहते हैं, तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार सबसे कम खुलता है उन्हें क्या कहते हैं, समृद्ध स्वर कहलाते हैं, ठीक है। इनकी संख्या भी कितनी होती है, 4 होती है। कौन कौन से, ई, उ, ठीक है। ये 4 हमारे क्या कहलाते हैं, समृद्ध स्वर कहलाते हैं। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं अर्धसमृद्ध। तो अर्धसमृद्ध किसे कहते हैं, यहाँ भी नाम से स्पष्ट है, देख लीजिए। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार समृद्ध की तुलना में अधिक खुलता है। देखिए यहाँ समृद्ध मतलब क्या होता था, समृद्ध का मतलब होता था कि मुख द्वार सबसे कम खुलता है, ठीक है। समृद्ध का मतलब होता है मुख द्वार सबसे कम खुलता था तो उन्हें क्या कहते थे, समृद्ध स्वर कहते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, मुख द्वार समृद्ध की तुलना में अधिक खुलता है, थोड़ा सा अधिक खुलेगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, असमृद्ध स्वर कहलाएगा, ठीक है। इनकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। कौन कौन से, ए और ओ, ठीक। इनकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं महाप्राण की। अब देखिए हमने पढ़ लिया स्वर व्यंजन पे, कुछ और टॉपिक रह गए हैं तो वहां पर हम देख लेते हैं। देखिए पहले महाप्राण व्यंजन और अल्पप्राण व्यंजन को बात करते हैं, ठीक है। बात करते हैं उच्चारण के अनुसार व्यंजनों को 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। उच्चारण के अनुसार व्यंजनों को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, अल्पप्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन में। बात करते हैं अल्पप्राण की। तो अल्पप्राण व्यंजन किसे कहते हैं, ऐसे व्यंजन जिन्हें बोलने में कम समय लगता है, और बोलते समय मुख से कम वायु बाहर निकलती है, उन्हें क्या कहते हैं, अल्पप्राण व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 20। ये भी याद करके लिख लीजिए, नोट करके कि अल्पप्राण व्यंजन की संख्या कितनी होती है,
20 होती है। और नोट करके लिख लीजिए, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या कहलाता है? अल्प प्राण कहलाता है। और सारे जितने भी अंतःस्थ व्यंजन कौन कौन से मैंने बताया है, यार अलावा को क्या कहते हैं? अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। इन अंतःस्थ व्यंजन क्या होते हैं? अल्प प्राण कहलाते हैं, ठीक है। और सभी स्वर भी क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण कहलाते हैं। देखिए अब यहाँ पर ये प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग का कहने का मतलब क्या है? प्रत्येक वर्ग का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पार वर्ग। प्रत्येक वर्ग है, ये वर्ग है, ठीक है। प्रत्येक वर्ग का कौन कौन सा? पहला, तीसरा और पांचवा। कौन कौन सा? पहला, तीसरा और पांचवा। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या कहलाएगा? अल्प प्राण कहलाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं अंतःस्थ व्यंजन के। अंतःस्थ व्यंजन जितने भी ये भी अल्प प्राण कहलाएंगे और सभी स्वर भी क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहलाते हैं। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं महाप्राण की। अगर हम महाप्राण की बात करें तो प्रत्येक ऐसे व्यंजन जिन्हें बोलने में अधिक प्रयत्न करना पड़ता है और बोलते समय मुख से अधिक वायु निकलती है, उन्हें क्या कहते हैं? महाप्राण व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 15, ठीक है। देखिए अल्पप्राण में उसकी संख्या कितनी होती थी? वहां पर 20 होती थी। यहाँ पर महाप्राण व्यंजन की संख्या की बात करें कितनी होती है? 15 होती है। कौन कौन सी होती है इनको भी देख लेते हैं। देखिए प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, पहला, तीसरा, पांचवा क्या था? अल्पप्राण था। तो बचा क्या आ रहा? दूसरा और चौथा बच रहा है, हमारे क्या हो जाएंगे? महाप्राण हो जाएंगे। और चारों ऊष्म व्यंजन, देखिए वहां पर अंतःस्थ व्यंजन क्या थे? अल्पप्राण थे। यहाँ पर क्या है? ऊष्म व्यंजन क्या है? महाप्राण है। कौन कौन से? सा, सा, सा और हा, ठीक है। एक उच्छिप्त व्यंजन जो भी महाप्राण है, कौन सा? ढ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं घोष और अघोष व्यंजन की, ठीक है। तो कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला को दो भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से? घोष और अघोष। और बात करते हैं घोष की, ठीक है। बात करें घोष की तो घोष व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण में केवल नाद का उपयोग होता है उन्हें क्या कहते हैं? घोष वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 31 होती है। बात करते हैं, देखिए घोष वर्ण की, तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, तीसरा और चौथा पांचवा वर्ण क्या कहलाएंगे? घोष वर्ण कहलाएंगे। और सारे जितने भी अंतःस्थ व्यंजन हैं वो क्या कहलाएंगे? हमारे क्या कहलाएंगे? घोष वर्ण कहलाएंगे। और साथ में हा को भी क्या कहेंगे? हा वर्ण को भी क्या कहेंगे? घोष व्यंजन कहते हैं। इसके साथ साथ सभी स्वर क्या कहलाएंगे? हमारे आ से औ तक, ठीक है। सभी स्वर भी क्या कहलाएंगे? हमारे घोष वर्ण कहलाएंगे। कैसे? आघोष वर्ण की, जिन वर्ण को क्या अघोष वर्ण किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण में नाद की जगह केवल श्वास का प्रयोग होता है उन्हें क्या कहते हैं? आघोष वर्ण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा और उस व्यंजन हा को छोड़कर, उस व्यंजन जितने भी हैं लेकिन उस व्यंजन में हा को छोड़कर, क्योंकि हा वार का घोष वर्ण हो जाता है, तो हा को छोड़कर क्या कहलाते हैं? आघोष वर्ण कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 13 होती है। चलिए बात करते हैं, और कुछ और टॉपिक रह गए हैं छोटे छोटे, उनको भी देख लेते हैं साथ में। अयोग वाह। अगर अयोग वाह की बात करें तो कितने होते हैं? कौन कौन से होते हैं? अंक आ को क्या कहते हैं? अयोग वाह कहते हैं। अगर इन दोनों को स्वर में जोड़ दिया जाता तो स्वर की संख्या कितनी हो जाती है? 13। लेकिन आप यह याद रखिए स्वर की संख्या कितनी होती है? 11, ठीक है। अब बात करते हैं अयोग वाक्य के भेद की। तो अयोग वाक्य के भेद की बात करें तो कौन से होते हैं? अनुस्वार, विसर्ग और अनुनासिक। पहले हम क्या बात देखेंगे? अनुसार को देखते हैं। तो अनुसार का चिन्ह बिंदु क्या होता है? एक बूंदी होती है, ठीक है। जैसे अंग, अंशु आदि, ठीक है। यहाँ पर क्या बिंदु? ये मान क्या है? अनुस्वार है, ठीक है। अनुस्वार का उच्चारण नाक से किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं विसर्ग की। विसर्ग का चिन्ह क्या होता है? 2 बूंदी होती है, ठीक है। और जैसे एग्जाम्पल प्रातः, अतः, ये हमारे क्या है? विसर्ग है। चलिए आगे चलते हैं, अनुनासिक की बात करें तो अनुनासिक का चिन्ह क्या होता है? चंद्र बिंदु होता है। चंद्र बिंदु जैसे आंख और गांव, यहाँ पर क्या है? चंद्र बिंदु, ये क्या हमारे अनुनासिक है। हमारा अगला टॉपिक है विराम चिन्ह। देखिए वर्णमाला को हमने पूरी डिटेल में पढ़ लिया है। अब हम बात करेंगे विराम चिन्ह की। तो विराम चिन्ह का अर्थ क्या होता है? ठहराव, रुकना या फिर विश्राम। यहाँ पर डायरेक्ट पेपर में प्रश्न पूछ सकता है कि विराम चिन्ह का अर्थ होता है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ठहराव या फिर रुकना या फिर विश्राम, ठीक है। बात करते हैं इनके की संख्या कितनी है। तो कामता प्रसाद गुरुजी द्वारा विराम चिन्हों की संख्या कितनी बताई गई है? 20, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि कामता प्रसाद गुरुजी द्वारा विराम चिन्हों की संख्या कितनी है, तो वहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20। यहाँ पर एक प्रश्न और बन सकता है कि कामता प्रसाद गुरुजी द्वारा कामता प्रसाद गुरुजी किसी से संबंधित है, तो वहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विराम चिन्ह से संबंधित है। और यहाँ पर एक नोट करके लिख लीजिए कि कामता प्रसाद गुरुजी द्वारा विराम चिन्हों को कहां से लिया हुआ मानते हैं? अंग्रेजी से लिया हुआ मानते हैं। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं विराम चिन्ह की। देखिए तो कामता प्रसाद गुरुजी द्वारा विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? 20 है। लेकिन हमने उन्हीं विराम चिन्हों को लिए जो कभी न कभी पेपर में पूछे गए। चलिए पहला बात करते हैं पहले विराम चिन्ह की। तो पहला विराम चिन्ह कौन सा है?
अल्प विराम, ठीक है। अल्प विराम बहुत थोड़े समय के लिए रुकते हैं, अल्प विराम में बहुत थोड़े समय के लिए रुका जाता है। अल्प विराम का दूसरा नाम क्या होता है? स्वल्प विराम चिन्ह होता है। देखिए, चाहे अल्प विराम बोले चाहे स्वल्प विराम चिन्ह बोले, यहाँ पे देखिए जो प्रश्न बन सकता है वो ये बन सकता है कि स्वल्प विराम चिन्ह किसे कहते हैं। आपको 4 ऑप्शन देगा तो वहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा? अल्प विराम को क्या बोलते हैं? स्वल्प विराम चिन्ह भी कहते हैं। इसका प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव आदर्श भाई हैं। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं अर्धविराम की। तो अर्धविराम क्या होता है? तो अल्पविराम से दोगुना समय रुका जाता है। अर्धविराम में क्या होता है? अर्धविराम में क्या होता है कि अल्पविराम से दोगुना समय के लिए रुका जाता है। जैसे एग्जांपल की बात कर ले कि जैसे आम भाषा में अगर बात करें तो वहां पर जैसे आप अल्पविराम में 1 सेकंड के लिए रुकते हैं तो अर्धविराम में आप 2 सेकंड के लिए रुकेंगे, समझिए, ठीक है। चलिए जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, सूर्योदय हो गया है, सूर्योदय हो गया है, पक्षी चहचहा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ है? अर्धविराम का प्रयोग हुआ है। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं पूर्ण विराम की। तो पूर्ण विराम इसका प्रयोग वाक्य के समाप्त होने पर किया जाता है। जैसे एग्जांपल की बात करें, वह स्कूल जाता है, तो लास्ट में इसका प्रयोग क्या कहा किया जाता है? वाक्य के अंत में किया जाता है। देखिए नोट करके लिख लीजिए यहाँ पर कि पूर्ण विराम को अंग्रेजी से लिया हुआ नहीं मानते हैं। देखिए जितने भी विराम चिन्ह हैं कामता प्रसाद गुरुजी द्वारा कहाँ से लिया गया है? अंग्रेजी से लिया गया है, लेकिन पूर्ण विराम को अंग्रेजी से लिया हुआ नहीं माना जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं उपविराम की। तो उपविराम का चिन्ह कैसा होता है आप देख लीजिए। बात करते हैं उपविराम की। तो उपविराम विशेष तौर पर किसी कथन को दिखाने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। इसे अपूर्ण विराम भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि अपूर्ण विराम किसे कहते हैं, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपविराम को क्या कहते हैं? अपूर्ण विराम कहते हैं, ठीक है। या फिर ये पूछ सकता है उपविराम का दूसरा नाम क्या होता है, तो वहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा? अपूर्ण विराम, ठीक है। जैसे एग्जांपल की बात करें, अगर हम एग्जांपल की बात करें, जैसे मूल अधिकार संविधान की आत्मा है, ठीक है। यहाँ पर उपविराम का प्रयोग किया गया है। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं विस्मय सूचक चिन्ह या विस्मय द्विबोधक चिन्ह, ठीक है। जैसे बात करते हैं विस्मय सूचक चिन्ह का, इसका प्रयोग कहाँ प्रयोग किया जाता है? तो जहां पर हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य आदि भावों को व्यक्त करने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे वाह, अरे, ओह, हे, इन सब के बाद क्या हुआ है? विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। जैसे हाय, अब मैं क्या करूं, ठीक है। अरे, तुम प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हो गए, तो यहाँ पर क्या हुआ है? विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। चलिए अगला हमारा है अवतरण चिन्ह। अगर अवतरण चिन्ह की बात करें तो आप कैसा होता है? इसका अवतरण का चिन्ह कैसा होता है देख लीजिए। किसी कही हुई बात को प्रकट करने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल की हम बात करें, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। देखिए यहाँ पर क्या हुआ? सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा कही हुई बात को प्रकट करने के लिए किसका प्रयोग किया गया? अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं कोष्टक चिन्ह की। तो कोष्टक क्या होता है? 3 प्रकार के होते हैं। कौन से? एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, ठीक है। अगर कोष्टक चिन्ह की बात करें तो क्या होता है? किसी बात को का मतलब स्पष्ट करने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल की बात करें, अरहर और ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ? तूर, ठीक है। कि दाल 120 kg है, यानी कि कहने का मतलब अरहर माने क्या होता है? तूर होता है, ठीक है। तो इसी को समझाने के लिए ब्रैकेट में कर दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं योजक चिन्ह की। तो योजक चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो दो शब्दों को जोड़ने के लिए तथा द्वंद्व एवं तत्पुरुष समास में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल की बात करें, माता पिता यानी कि माता और पिता, सुख दुख यानी कि सुख और दुख, ठीक है, धीरे धीरे आदि, इन सब में क्या हुआ? योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ। चलिए अगले चलते हैं, अगला हमारा कौन सा है? प्रश्न सूचक चिन्ह। अगर प्रश्न सूचक चिन्ह की बात करें तो इसका प्रयोग क्या किया जाता है? तो प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में किया जाता है। जैसे एग्जांपल की बात करें, राहुल को किसने मारा, ठीक है। यहाँ पर प्रश्न पूछने का भाव हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर लास्ट में क्या प्रयोग होगा? प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला हमारा क्या है? संक्षेपण या फिर लागू चिन्ह। अगर हम बात करें संक्षेपण या फिर लागू चिन्ह की, तो किसी बड़े शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। जिसे कोई बड़ा सा शब्द है उसको क्या कर शॉर्ट में करने के लिए यानी संक्षिप्त रूप में करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका चिन्ह कैसा था? जीरो की तरह, ठीक है। जैसे डॉक्टर रजित, तो यहाँ पर डॉक लिख करके आगे जीरो लगा दिया गया, इसका मतलब क्या हो गया? डॉक्टर, ठीक है। राजेश नाम ही है। करते हैं विवरण चिन्ह की। तो विवरण चिन्ह किसे कहते हैं? तो विवरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है? किसी कही हुई बात को स्पष्ट करने या फिर उसका विवरण प्रस्तुत करने के लिए वाक्य के अंत में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे पुरुषार्थ 4 है, ठीक है। अब कौन से इसको स्पष्ट करने के लिए इसका क्या किया गया? प्रयोग किया गया है। जैसे पुरुषार्थ 4 कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं,
बात करते हैं निर्देशक चिन्ह की, तो निर्देशक चिन्ह कहाँ पर प्रयोग होता है, तो उदाहरण के पश्चात, शीर्षक के पश्चात इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल की बात करें, उदाहरण में जैसे उदाहरण सीता और गीता सहेली है, ठीक है, तो यहाँ पर उदाहरण के बाद जो प्रयोग किया गया उसे क्या कहेंगे, निर्देशक चिन्ह कहेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा कौन सा है, पुनरुक्ति चिन्ह, ठीक है। पुनरुक्ति चिन्ह, जब ऊपर लिखी हुई बात को ज्यों का त्यों नीचे लिखना हो तो उसके नीचे पुनः वही न लिखकर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी कहने का मतलब क्या है, जब किसी वाक्य में देखिए कोई बात ऊपर लिखी हो उसी हूबहू नीचे लिखना हो तो इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे राम एक डॉक्टर है, ठीक है, फिर उसके बाद पुनरुक्ति चिन्ह लगाकर नीचे हमें यही लिखना है राम एक डॉक्टर है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर पुनरुक्ति चिन्ह लगा दिया गया है, जिसका मतलब क्या है, नीचे भी वही लिखा गया है राम एक डॉक्टर है। चलिए आगे चलते हैं। बात करते हैं क्या है, त्रुटिबोधक चिन्ह, ठीक है, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, हास्यास्पद भी कहते हैं। देखिए लिखते समय यदि कुछ लिखने में रह जाता है तब इस चिन्ह का प्रयोग करके उसके ऊपर उस शब्द या उस वाक्यांश को लिख दिया जाता है। जैसे एग्जांपल की बात करें, देखिए पहले नोट करके लिख लीजिए, इसे क्या कहते हैं, विस्मरण चिन्ह भी कहते हैं। देखिए त्रुटिबोधक चिन्ह या फिर हास्यास्पद पूछे या भी विस्मरण चिन्ह पूछे, इसका मतलब क्या है, एक ही है, ठीक है। तो अब बात ये, जैसे एग्जांपल की बात करें, मुझे जाना है, तो मैंने लिखा था मुझे जाना, लेकिन मैं भूल गया था आगरा लिखना, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, मैंने त्रुटिबोधक क्या चिन्ह लगाकर ऊपर लिख दिया क्या, आगरा, ठीक है, मतलब मुझे कहाँ जाना है, आगरा, मुझे आगरा जाना है, वाक्य ये था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। बात करते हैं तुल्यता या समता सूचक चिन्ह, ठीक है, जिसका चिन्ह क्या होता है, बराबर का होता है, ठीक है। दो चीजों की तुलना करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे राम और राम श्याम, ठीक है, तो यहाँ पर क्या दोनों क्या बराबर है, इसलिए क्या तुलना करने के लिए इसका प्रयोग किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। बात करते हैं लोप चिन्ह की, तो लोप चिन्ह का क्या होता है, डॉट 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 बिंदु कुछ बिंदु होते हैं लाइन में, ठीक है। लिखते समय लेखक कुछ छोड़ देता है तो उस छोड़े हुए स्थान पर डॉट 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 लगा देता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के माँ डॉट 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 तुम गांव छोड़कर चली तो नहीं जाओगी, तो यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, माँ क्या तुम गांव छोड़कर चली तो नहीं जाओगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, डॉट डॉट लिख दिया गया, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला हमारा क्या, इतिश्री या समाप्ति सूचक या चिन्ह, ठीक है, इतिश्री या समाप्ति चिन्ह। बात करें जैसे किसी अध्याय या ग्रंथ की समाप्ति पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब कोई अध्याय समाप्त होता है या फिर ग्रंथ की समाप्ति होती है तो लास्ट में क्या होता है, इति सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला टॉपिक है संधि। देखिए हमने वर्णमाला को पढ़ लिया, विराम चिन्ह को पढ़ लिया, अब हम बात करेंगे संधि की। तो संधि की परिभाषा क्या कहती है, दो वर्णों के परस्पर मिलने पर यदि उनमें से किसी एक वर्ण में अथवा दोनों वर्ण में कोई विकार या परिवर्तन आ जाता है तो उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। अगर संधि के भेद की बात करें तो संधि के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। अब इन्हीं को हम बारी बारी से पढ़ेंगे। तो हम पहले क्या पढ़ेंगे, स्वर संधि, ठीक है। चलिए बात करते हैं स्वर संधि किसे कहते हैं। तो परिभाषा क्या करती है, जब किसी स्वरवर्ण के साथ स्वरवर्ण का ही मेल होता है तो वहां पर स्वर संधि मानी जाती है। कहने का मतलब क्या है, स्वरवर्ण का मेल, यानी कि आ का मेल आ से हो या फिर ई से हो या फिर ऊ से हो, यानी कि स्वरवर्ण का मेल स्वर से ही होना चाहिए, ठीक है। तो जब स्वरवर्ण का मेल स्वरवर्ण से ही होता है तो वहां पर कौन सी संधि होती है, स्वर संधि होती है। जैसे एग्जांपल की बात करें, हिम धन आलय, देखिए माँ में क्या छुपा हुआ, आ छुपा हुआ है, ठीक है, और उसके बाद आ का मेल किससे हो रहा है, बड़े आ से हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आ का मेल आ से हो रहा है, यानी कि स्वरवर्ण का मेल किससे हो रहा है, स्वरवर्ण से हो रहा है, तो यहाँ पर कौन सी संधि मानी जाएगी, स्वर संधि मानी जाएगी। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं स्वर संधि के उपभेद की। तो स्वर संधि के कितने उपभेद होते हैं, 5 उपभेद होते हैं। कौन कौन से, पहला दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, तीसरा यड़ स्वर संधि, चौथा वृद्धि स्वर संधि, पांचवा अयादि स्वर संधि। अब इन्हीं को हम बारी बारी से पढ़ेंगे। तो पहला हमारा क्या है, दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। चलिए बात करते हैं दीर्घ स्वर संधि की। तो दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं, जब दो सजातीय हास्य अथवा दीर्घ स्वरों का मेल होता है तो वे दीर्घ में परिवर्तित हो जाते हैं। कहने का मतलब क्या है, दो सजातीय का मतलब क्या, सेम तरह से, यानी कि आ का मेल किससे होगा, आ से या फिर बड़ा आ से ही होगा, ठीक है। ये सजातीय यानी कि समान, ठीक है। अगर आ का मेल ई से नहीं हो सकता या ई से नहीं हो सकता या फिर ऊ से नहीं हो सकता, यहाँ पर सजातीय बोल दिया है तो कहने का मतलब ये है आ का मेल आ से ही होगा, ठीक है, आ से छोटा से या फिर बड़ा आ से। तो जब दो सजातीय हास्य अथवा दीर्घ स्वर का मेल, यानी कि बड़े आ का देखिए यहाँ पर क्या होगा,
आ का मेल या फिर बड़े आ का मेल, ठीक है, किससे होना चाहिए, आ से होना चाहिए या फिर बड़े आ से ही होना चाहिए, ठीक है। जब दो सजातीय हास्य अथवा दीर्घ स्वरों का मेल होता है तो वे दीर्घ में परिवर्तित हो, यानी कि जब दोनों का मेल होगा किसमें परिवर्तित होगा, दीर्घ, यानी कि बड़े आ में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसा समझ में आएगा। हमारा क्या कह रहा है, परम धन अर्थ क्या होता है, परमा। देखिए परम में क्या, अब मां में क्या छुपा हुआ, आ छुपा हुआ है, ठीक है। आ का मेल किससे हो रहा है, आ से हो रहा है, तो किसमें परिवर्तित होगा, दीर्घ में। तो यहाँ पर बड़ा आ न लिखकर इसकी मात्रा लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, परमार्थ हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं और एग्जांपल देखते हैं। जैसे इसमें और क्या है, कोण धन आर्क, ठीक है। देखिए अड़ा में क्या छुपा हुआ, आ छुपा हुआ, और आ का मेल किससे हो रहा, आ से हो रहा है, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो बड़ा न लिखकर इसकी मात्रा लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा कोणार्क हो जाएगा। इसी तरह हिमधन आले क्या हो जाएगा, हिमालय हो जाएगा। गिरिधन इंद्र, देखिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। गिरिधन इंद्र, देखिए री में यानी गिरी में रा में बड़ी मात्रा है, तो यानी कि बड़ी ई का मेल किससे हो रहा है, छोटी ई से हो रहा है। जब ई किसमें परिवर्तित होगा, बड़ी ई में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है, यानी कि दीर्घ में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि बड़ी ई में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बड़ी ई ना लिखकर बड़ी ई की मात्रा लिखते हैं तो क्या हमारा क्या हो जाएगा, गिरिधन इंद्र क्या हो जाएगा, गिरिंद्र हो जाएगा। इसी तरह रविधन इंद्र क्या हो जाएगा, रविंद्र हो जाएगा। भूधन ऊर्जा क्या हो जाएगा, भू ऊर्जा हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं गुण संधि की। गुण संधि की परिभाषा क्या कहती है, यदि कंठ स्वर, कंठ का स्वर कौन कौन से होते हैं, तो कंठ स्वर हमारे आ और आ होते हैं, ठीक है। कंठ स्वर का के बाद, यदि कंठ स्वर के बाद या पश्चात कोई तालब्य स्वर कौन कौन से होते हैं, कोई तालब्य, ओष्ठ या फिर मूर्धा स्वर आता है, ठीक है। देखिए तालब्य स्वर कौन कौन से होते हैं, ई होता है। ओष्ठ स्वर कौन कौन से होते हैं, उ होता है। मूर्धा स्वर, मूर्धन्य स्वर कौन से होते हैं, री होता है। ये सब मैंने वर्णमाला में बताया, अगर अभी तक आपने नहीं देखा शुरू से एकदम देखते हुए आइएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं अभी क्या कहती है परिभाषा, यदि कंठ स्वरों के बाद या पश्चात कोई तालब्य, ओष्ठ या मूर्धन्य स्वर आता है तो दोनों का मेल प्रथम कंठ तालब्य, प्रथम कंठ तालब्य मतलब क्या, ए में, ठीक है, और प्रथम कंठ ओष्ठ, ठीक है, प्रथम कंठ ओष्ठ का मतलब ओ में परिवर्तित या फिर अर में परिवर्तित हो जाता है। कहने का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर क्या है, यदि कंठ स्वरों का मेल किसी तालब्य से हो रहा है तो किसमें परिवर्तित होगा, प्रथम कंठ तालब्य में परिवर्तित हो जाएगा। यदि कंठ स्वरों का मेल किसी ओष्ठ से हो रहा है तो किसमें परिवर्तित हो जाएगा, प्रथम कंठ ओष्ठ में परिवर्तित हो जा रहा है। फिर यदि किसी कंठ स्वरों का मेल किससे हो रहा है, मूर्धन्य से हो रहा है तो किसमें परिवर्तित हो जाएगा, अर में परिवर्तित हो जाएगा। चलिए एग्जांपल देखते हैं, जल्द समझ में आएगा। बात करते हैं पहले एग्जांपल की। पहला एग्जांपल क्या, नर धन इंद्र। देखिए नर धन इंद्र में अगर हम बात करें, रा में क्या छुपा हुआ है, आ का छुपा हुआ है, तो आ का मेल किससे हो रहा है, ई से हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैंने बताया ही है, जब आ का मेल, आ का मेल ई या फिर बड़ी ई से हो रहा है तो किसमें परिवर्तित होगा, ए में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, रा में क्या है, आ है, ठीक है। अगर आ का मेल किससे हो रहा है, ई से हो रहा है, तो इसका मेल होगा तो किससे परिवर्तित होगा, ए में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन ए ना लिखे इसकी क्या लिखते हैं, मात्रा लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नर धन इंद्र क्या हो जाएगा, नरेंद्र हो जाएगा। इसी तरह देखिए चंद्र, द्र में क्या आ छुपा हुआ, आ का मेल किससे हो रहा है, ऊ से हो रहा है। जब आ का मेल ऊ से होकर किसमें परिवर्तित हो, प्रथम क्या हो जाएगा, ओ में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। जब ओ में परिवर्तित होगा तो ओ ना लिखकर किसकी लिखते हैं, ओ की मात्रा लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चंद्रोदय। इसी तरह महाधन उदय क्या हो जाएगा, महाउदय हो जाएगा। और इस देवधन ऋषि क्या हो जाएगा, देवर्षि हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं वृद्धि स्वर संधि की। वृद्धि स्वर संधि क्या कहती है परिभाषा, कंठ स्वरों का मेल, कंठ स्वर कौन कौन से, अ, ठीक है, ये मैंने पहले बताया है। कंठ स्वरों का मेल कंठ तालब्य या फिर कंठ ओष्ठ, कंठ तालब्य कौन कौन से होते हैं, ए और अ होते हैं। और क्यों कौन होता है, कंठ ओष्ठ कौन होते हैं, ओ और अ होते हैं, ठीक है। तो कंठ स्वरों का मेल कंठ तालब्य या फिर कंठ ओष्ठ से होने पर दोनों कंठ तालब्य या फिर कंठ ओष्ठ के दूसरे स्वर में परिवर्तित हो जाएंगे। यानी दूसरे स्वर का पहला हमारा क्या है, ए है, दूसरा क्या है, अ है, ठीक है। पहला हमारा क्या है, ओ है, दूसरा क्या है, अ है। तो यानी कहने का मतलब क्या है, यदि कंठ स्वरों का मेल कंठ तालब्य या फिर कंठ ओष्ठ, कंठ तालब्य या फिर कंठ ओष्ठ से होगा तो वो किसमें परिवर्तित हो जाएंगे, दोनों कंठ तालब्य या फिर कंठ ओष्ठ के दूसरे स्वर में परिवर्तित हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल देखते हैं और समझ में आएगा। बात करते हैं पहला एग्जांपल क्या, एक धन एक, एक धन ए। देखिए काम में क्या है, आ है, ठीक है। पहले में काम में क्या है, आ है, और यहाँ पर ए का आ का मेल किससे हो रहा है, ए से किससे परिवर्तित होगा, ए में परिवर्तित होगा। लेकिन ए ना लिखे इसकी मात्रा लिखते हैं, इसकी मात्रा क्या डबल मात्रा होती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक का एक, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा हमारा है परम धन ओजस्वी। तो परम में आ छुपा हुआ, आ का मेल किससे हो रहा है, ओ से हो रहा है, तो किसमें परिवर्तित, तो अ में परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, परमो, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है तो यहाँ डबल मात्रा होगी, जस्वी, देखिए परमो जस्वी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा क्या है, यड़ संधि। हमारा यड़ संधि क्या कहते हैं, तालब्य स्वर, तालब्य स्वर तथा तालब्य स्वर तथा ओष्ठ स्वर का मेल किसी अन्य स्वर से होने पर, देखिए अगर तालब्य स्वर कौन से होते हैं, ई होते हैं, और कौन सा ओष्ठ स्वर कौन सा होता है, उ होता है। तो तालब्य स्वर तथा ओष्ठ स्वर का मेल अन्य स्वर से, अन्य स्वर में कोई भी होता है, आ चाहे
ई को छोड़कर क्या हो जाएगा, ई का मेल किसी अन्य स्वर से होगा ना, तो ऊ होगा, ठीक है, री ए ओ कुछ भी हो, ठीक है। तो ई का मेल अन्य स्वर से होगा तो किसमें परिवर्तित होगा, या में उ का मेल अगर अन्य स्वर से परिवर्तित होगा, अन्य स्वर से मेल होगा तो किसमें परिवर्तित होगा, वा में परिवर्तित हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे अति धन अधिक। देखिए अति में क्या ई है, ई का मेल किससे हो रहा है, आ से हो रहा है, ई का मेल अन्य स्वर से हो रहा है तो किसमें परिवर्तित होगा, या में। देखिए जब ई इधर चला आएगा तो ये आधाता बचेगा, तो क्या हो जाएगा, अत्यधिक हो जाएगा हमारा, ठीक है। इसी तरह नदी धन अर्पण, ई का मेल किससे हो रहा है, यहाँ पर बड़ी ई का मेल किससे हो रहा है, आ से हो रहा है, तो यहाँ पर किससे परिवर्तित होगा, या में परिवर्तित हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, नद्यर्पण, तो ये आधा दाह, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, आधा दाह होगा, ठीक है। इसी तरह सुधन आगत का जाएगा, स्वागत हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं अयादि स्वर संधि की। तो अयादि स्वर संधि क्या कहती है, कंठ तालव्य तथा कंठ ओष्ठ स्वर का मेल किसी अन्य स्वर से होने पर जो विकार उत्पन्न होता है वह अयादि स्वर संधि कहलाती है। जैसे एग्जांपल की बात करें, जैसे देखिए कंठ तालव्य तथा कंठ ओष्ठ कौन कौन से होते हैं, कंठ तालव्य हमारा ए होता है, और कंठ ओष्ठ कौन सा होता है, ओ और औ। इनका मेल किससे, अन्य स्वर कुछ भी हो, अन्य स्वर में आ हो सकता है, ई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अन्य स्वर होने से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, अयादि स्वर संधि कहते हैं। देखिए ए का मेल ए का मेल किससे हो रहा है, आ के मेल तो क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा, आय का मेल आ से हो तो आय हो जाएगा, ओ का मेल जब आ से होगा तो औ हो जाएगा, औ का मेल जब आ से होगा तो क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा, ठीक है। चलिए एग्जांपल से समझाते हैं, जैसे बात करते हैं ने धन अन की। तो ने में क्या ए है, ठीक है, यहाँ पर ए का मेल किससे हो रहा है, आ से हो रहा है, जब ए का मेल आ से हो रहा है किसमें परिवर्तित हो जाएगा, यहाँ पर मैंने बताया ना, यहाँ पर देख लीजिए ए का मेल किससे होगा, आ से किसमें, आय में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए ने धन अन है, ने धन अन, ठीक है। अब ए का मेल किससे हो रहा है, ए का मेल आ से हो रहा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अय हो जाएगा। तो यहाँ पर जब ए हटेगा तो आधा ना बचेगा, क्या बचेगा, आधा ना बचेगा, और लास्ट में क्या बचेगा, ना बचेगा, ठीक है। ना के साथ, इस वाले ना के साथ आ जुड़ जाएगा तो क्या पूरा ना हो जाएगा, और साथ में या और ना लास्ट में है तो क्या हो जाएगा, नयन हो जाएगा। इसी तरह आप समझ गए होंगे। तो ने धन अन का क्या हो जाएगा, नयन, से धन अन का क्या हो जाएगा, सयन, पो धन अन का क्या हो जाएगा, पवन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं व्यंजन संधि की। हमने स्वर संधि को पूरी डिटेल में पढ़ लिया है, अब हम बात करेंगे किसकी, व्यंजन संधि की। तो व्यंजन संधि की परिभाषा क्या कहती है, व्यंजन का व्यंजन से अथवा व्यंजन का किसी स्वर से मेल होने पर जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। एग्जांपल की बात करें, जैसे दिक् धन गज, यहाँ पर देखिए आधा का है ना, आधा का होने का मतलब क्या है, व्यंजन है, ठीक है। जब व्यंजन का मेल किससे हो रहा है, व्यंजन से हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब व्यंजन का मेल जब व्यंजन से होता है तो यहाँ पर कौन सा संधि होती है, व्यंजन संधि होती है। चलिए आगे चलते, देखिए व्यंजन संधि के कुछ नियम है, उनको हम देखते हुए चलेंगे। तो पहला नियम क्या कहता है, किसी वर्ग के प्रथम व्यंजन, वर्ग का मतलब है क्या है, कचटतम, कौन सा वर्ग, का वर्ग, चार वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ये सब मैंने बताया हुआ है, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। किसी वर्ग का प्रथम व्यंजन, यानी कि प्रथम व्यंजन कौन से, यही सब होंगे, ठीक है। कौन सा, का, चा, टा, ता, पा, ठीक है। किसी वर्ग का प्रथम व्यंजन का मेल किसी भी वर्ग के तृतीय, ठीक है, इन सब का मेल किसी भी वर्ग के तृतीय या फिर चतुर्थ व्यंजन से हो, या फिर किसी स्वर से हो, या फिर या, रा, ला, वा और हा से हो, तो होने पर तो प्रथम व्यंजन की अपने ही वर्ग का तृतीय व्यंजन में बदल जाता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं का, यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल समझते हैं, समझ में आएगा। देखिए का कौन सा वर्ग है, देखिए का वर्ग का पहला व्यंजन, ये का जो है हमारा का वर्ग का पहला व्यंजन है, और इसका मेल किससे का हो रहा है, तीसरे व्यंजन से हो रहा है, ठीक है। का वर्ग के तीसरे व्यंजन से हो रहा है, ये कोई भी व्यंजन किसी वर्ग का तीसरा चौथा व्यंजन हो सकता है। तो का वर्ग का तीसरे व्यंजन से हो रहा है मेल, तो किसमें परिवर्तित होगा, उसी वर्ग के तृतीय, उसी वर्ग के अपने ही वर्ग का ही के वर्ग का तृतीय व्यंजन में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर का मेल किससे हो रहा है, गा से हो रहा है, तो ये का किसमें परिवर्तित होगा, अपने ही वर्ग के तृतीय व्यंजन, अपने ही वर्ग के तृतीय व्यंजन कौन सा है, गा होता है, ठीक है। तो गा हमारा, देखिए का हमारा क्या आधा है, तो गा भी क्या होगा, आधा गा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिग्गज हो जाएगा। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे दिक् धन अंत, ठीक है। अब मैंने ये भी बताया, यहाँ पर देखिए किसी प्रथम व्यंजन या किसी वर्ग का प्रथम व्यंजन किसी तृतीय, अपने मतलब किसी भी वर्ग के तृतीय या फिर चतुर्थ व्यंजन से, या फिर किसी स्वर से, या फिर या अलावा हाल में से जब क्या होता है, मेल होता है, तो वहां पर किसमें बदलता है, तृतीय व्यंजन में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर का किससे मेल हो रहा है, स्वर से हो रहा है, तो किसमें परिवर्तित, देखिए यहाँ का अपने वर्ग के तीसरे व्यंजन यानी कि गा में परिवर्तित होगा, लेकिन किसमें, आधा गा में, ठीक है।
यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिग्गंत हो जाएगा। ठीक है, इस तरह अच धन आदि क्या हो जाएगा, आजादी हो जाएगा। इस तरह दिग धन विजय क्या हो जाएगा, दिग्विजय हो जाएगा। इस तरह वक धन इस क्या हो जाएगा, वागीश हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं द्वितीय नियम की। तो द्वितीय नियम क्या कहता है, किसी भी वर्ग के प्रथम व्यंजन का मेल न और म से होने पर हो जाए तो वह अपने वर्ग के पांचवें में बदल जाता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें, वाक धन मैं, देखिए कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर परिभाषा क्या कहती है, पहले द्वितीय नियम क्या कह रहा है कि किसी वर्ग का प्रथम व्यंजन, यानी कि वही है कि प्रथम व्यंजन, किसी वर्ग का प्रथम व्यंजन मतलब क्या है, क च ट त और पा का मेल किससे हो, ना और माँ से हो। अगर पहचान तब का मेल किससे हो रहा है, ना या फिर माँ से हो रहा है, तो वह अपने वर्ग का पांचवें व्यंजन में बदल जाता है। का अपने वर्ग का पांचवें व्यंजन में, चा अपने वर्ग का पांचवें व्यंजन में, टा अपने वर्ग का पांचवें व्यंजन में, इसी तरह ता अपने वर्ग में और पा अपने वर्ग के पांचवें व्यंजन में बदल जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो पहला क्या है, वाग धन मय क्या हो जाएगा, वाडमय हो जाएगा। उत धन मत क्या हो जाएगा, उन्मत हो जाएगा। उत धन मय क्या हो जाएगा, उन्मय हो जाएगा। देखिए एग्जाम्पल देखिए, आप समझाते हैं, बात करते हैं। जैसे लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं, उत धन सॉरी तत् धन मय है। ठीक है, क्या है, तत् धन मय। अगर हम बात करें तत्, देखिए ता का मेल यानी कि क्या है, प्रथम व्यंजन है ता वर्ग का। ठीक है, तो ता का मेल किससे हो रहा है, आधा ता का मेल किससे हो रहा है, ता का मेल किससे हो रहा है, माँ से हो रहा है। तो अब ता वर्ग का पांचवा अक्षर क्या होता है, ना होता है। ठीक है, जबकि आधा ता है तो ये आधा नाम में परिवर्तित हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तत्मय की जगह क्या हो जाएगा, तन्मय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तन्मय। ता किसमें परिवर्तित, आधा नाम में परिवर्तित हो गया। चलिए आगे चलते हैं, अगला हमारा क्या है, ता संबंधी नियम। अगर ता संबंधी नियम की बात करें तो नियम नंबर 1 इसमें देखते हैं, ता के बाद यदि चा आ रहा है, आधा ता के बाद यदि चा आ रहा है या फिर छा हो, चा या फिर छा हो, तो ता का आधा चा हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं, उत धन चरण। देखिए उत ता का मेल किससे मेल हो रहा है, चा से हो रहा है, तो ये ता किसमें परिवर्तित हो जाएगा, आधा चा में परिवर्तित हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, यदि ता का मेल किससे हो, चा या फिर छा से हो, तो ता किसमें परिवर्तित हो जाएगा, ता हमारा किसमें परिवर्तित, आधा चा में परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल, उत धन चरण। देखिए ता का मेल किससे हो रहा है, चा से हो रहा है, तो ता किसमें परिवर्तित हो गया, आधा चा में क्या हो जाएगा, उच्चारण हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह उत धन चरित क्या हो जाएगा, उच्चरित हो जाएगा। जगत धन छाया क्या हो जाएगा, जग छाया हो जाएगा। सत्य धन चरित क्या हो जाएगा, सच्चरित हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला नियम क्या कहता है, यदि ता का मेल, आधा ता का मेल जा या फिर झा से हो। ठीक है, यदि ता का मेल जा झा से हो तो आधा जा में किसमें परिवर्तित हो जाएगा, आधा जा में टा और डा से, आधा टा आधा डा में परिवर्तित हो जाएगा। ला से हो रहा तो आधा ला में परिवर्तित हो जाएगा। चलिए आगे चलते एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे उत धन जन। यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर बोला है ना, ता का मेल किससे जा या फिर झा से किसमें परिवर्तित होगा, आधा जा में परिवर्तित हो जाएगा। तो ता का मेल किससे हो रहा है, जा में हो रहा है, तो आधा देखिए किसमें परिवर्तित हो जाएगा, आधा जा में। ठीक है, जब ता का मेल जा से हो रहा तो किसमें परिवर्तित, आधा जा में परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, ता का मेल किससे हो रहा है, जा से, तो आधा जा में परिवर्तित हो गया। क्या हो जाएगा, सज्जन हो जाएगा। सत धन जन क्या हो जाएगा, सज्जन हो जाएगा। उसी तरह उत धन ज्वल, तो क्या हो जाएगा, उज्ज्वल होगा। देखा ता का मेल किससे हो रहा है, जा से मेल हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उज्ज्वल हो जाएगा। ता किसमें परिवर्तित, आधा जा में परिवर्तित होगा। ठीक है, इसी तरह उत धन डयन क्या हो जाएगा, उड्डयन हो जाएगा। उत धन लाश क्या हो जाएगा, उल्लास हो जाएगा। इसी तरह उत धन लेख क्या हो जाएगा, उल्लेख हो जाएगा। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, बात करते हैं अगले नियम के। तो अगला नियम क्या कहता है, ता के बाद यदि सा या फिर सा, ठीक है, यदि पूरा सा या फिर आधा सा हो तो ता का चा में, ता का आधा चा में और सा का किसमें, छा में परिवर्तित हो जाता है। जैसे एग्जांपल की अगर बात करें, एग्जांपल को हम देखें तो उत धन श्वास। ठीक है, यहाँ पर क्या श्वास का मतलब क्या है, इस तरह लिखा जाता है। ठीक है, तो उत यानी कि आधा ता का मेल किससे हो रहा है, आधा सा से हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, किसमें, देखिए ता किसमें परिवर्तित होगा, आधा चा में परिवर्तित हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, उच्छ्वास हो जाएगा। और सा किसमें परिवर्तित होगा, छा में परिवर्तित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उच्छ्वास हो जाएगा। इसी तरह सत धन शास्त्र क्या हो जाएगा, ता किसमें परिवर्तित, आधा चा में परिवर्तित हो जाएगा और सा किसमें, छा में परिवर्तित हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सच्छास्त्रो हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला नियम क्या कहता है, ता के बाद यदि हा हो, ता के बाद यदि हा हो तो ता दा में और हा धा में बदल जाता है। कहने का मतलब क्या है, यदि ता के बाद हा हो तो, ठीक है, यदि ता के बाद हा हो तो ता किसमें परिवर्तित हो जाएगा, ता दा में और हा किसमें परिवर्तित हो जाएगा, धा में परिवर्तित हो जाएगा। चलिए जैसे एग्जांपल देखें, उत धन हार। यहाँ पर क्या है, उत धन हार। अगर हम देखें तो उद्धार क्या हो जाएगा, उद्धार। देखिए यहाँ पर उत धन हत क्या है, उद्धार। यहाँ पर क्या जाएगा, ता क्या हुआ है, आधा ता हमारा किसमें, आधा दा में। ठीक है, सॉरी, ता हमारा किसमें, दा में और हा हमारा किसमें, धा में परिवर्तित हो गया है। चलिए आगे चलते, हमारा अगला नियम है माँ संबंधी नियम। अगर हम माँ संबंधी नियम को देखें तो पहला नियम क्या कहता है, माँ का मेल का से लेकर हा तक किसी भी व्यंजन से हो तो माँ अनुस्वार में बदल जाता है। यानी कि माँ का मेल किससे हो, माँ का मेल का
का से हा तक किसी भी व्यंजन से हो तो माँ किस में बदलेगा, अनुसार में, यानी कि बुंदी में, यानी कि ऊपर क्या हो जाएगा, बुंदी के रूप में आ जाएगा। ठीक है, जैसे सम धन कलन, माँ का मेल किससे हो रहा है, का से हो रहा है, तो का से हा तक किसी से भी हो माँ का मेल तो किस में बदल जाएगा, ऊपर बुंदी में बदल जाएगा, यानी अनुसार में बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, समकलन। ठीक है, इस तरह सम धन गति क्या हो जाएगा, संगति हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला नियम क्या कहता है, अगला हमारा है छा संबंधी नियम। छा संबंधी नियम क्या कहता है, किसी भी हास्य स्वर या यदि किसी हास स्वर, किसी भी हास स्वर या फिर आ का मेल छा से होने पर छा से पहले आधा चा जोड़ दिया जाता है। कहने का मतलब क्या है, आधे किसी हास स्वर कौन से होते हैं, हमारा आ, ठीक है, ई, उ, ठीक है, और कौन सा, री, ये चार हमारे क्या होते हैं, हास स्वर होते हैं। अगर आपने अपनी वर्णमाला अगर पढ़ के आए होंगे तो यहाँ पर आपको क्लियर होगा। तो इसलिए कहता हूँ कि पूरा एक एक पॉइंट आपको नोट करते हुए और पढ़ते हुए चलना है, शुरू से कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है। ठीक है, बात करते हैं हास स्वर। हास स्वर का मेल किससे हो, हास स्वर का मेल या फिर किससे, एक और जोड़ लीजिए, किससे, हास स्वर या फिर आ का मेल किससे होगा, छा से होगा। तो छा से जब होगा तो छा से पहले क्या लग जाएगा, आधा चा लग जाएगा। कहने का मतलब क्या, एग्जांपल देखते हैं समझ में आएगा। स्वा, देखकर स्वा वा में क्या छुपा हुआ आ, और आ का मेल किस हो रहा है, छा से हो रहा है, तो छा से पहले क्या लग जाएगा, आधा चा आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, स्वधन छंद क्या हो जाएगा, स्वच्छंद हो जाएगा। परी, परी में क्या है, ई है, तो छोटी ई का मेल किससे हो रहा है, छा से हो रहा है। जब ई का मेल किससे हो रहा है, छा से हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, आधा छा से पहले क्या लग जाएगा, आधा चा लग जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, परिच्छेद हो जाएगा। इसी तरह अनुधन छेद क्या हो जाएगा, अनुच्छेद हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं अगला। देखिए हमने पढ़ लिया स्वर संधि पढ़ लिया, फिर हमने हमारा है विसर्ग संधि। देखिए हम बात करते हैं, देखिए इससे पहले हमने क्या पढ़ा, स्वर संधि पढ़ लिया, उसके बाद व्यंजन संधि। अब हम बात करें किसकी, विसर्ग संधि की। ठीक है, विसर्ग संधि किसे कहते हैं, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। इसके भी कुछ नियम है तो उनको हम देखते हुए चलेंगे। बात करते हैं पहले नियम की। तो पहला नियम क्या कह रहा है, यदि विसर्ग के पहले आ और बाद में आ अथवा तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण या फिर पांचवा वर्ण अथवा या, रा, ला, वा और हा हो तो विसर्ग ओ में परिवर्तित हो जाता है। कहने का मतलब क्या है, अगर कोई विसर्ग है, विसर्ग के पहले क्या आए, बाद में, और विसर्ग के बाद, अगर हम विसर्ग के बाद की बात करें तो आए या फिर तीसरा वर्ण, किसी वर्ग का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण या फिर पांचवा वर्ण अथवा या, रा, ला, वा, हा, इनमें से कोई भी हो तो विसर्ग क्या हो जाएगा, ओ हो जाता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, विसर्ग की जगह क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो ओ ना लिखकर हम क्या लिखेंगे, ओ की मात्रा लिखेंगे। ठीक है, चलिए जैसे देखते हैं एग्जाम्पल की बात करें, मन धन अनुकूल। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो विसर्ग के पहले नाम में क्या आ छुपा हुआ है, तो विसर्ग के पहले आ रहा है। बाद में अगर बात करें अनुकूल तो बाद में भी क्या आ रहा है। तो यही परिभाषा क्या कहती है, पहला नियम क्या कहता है, विसर्ग के पहले भी क्या है, आ है, बाद में आ अथवा तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या फिर ग्यारह, अलावा है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, तो विसर्ग के पहले भी आ रहा है और विसर्ग के बाद भी आ रहा है, तो विसर्ग किसमें परिवर्तित हो जाएगा, ओ में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनुकूल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह बात करते हैं तप, तपह धन बल। तो क्या हो जाएगा, देखिए पा में क्या है, आ छुपा हुआ था, यानी विसर्ग के पहले आ रहा है और बाद में क्या आ रहा है, बा आ रहा है। तो बा हमारा कौन सा वर्ण है, देखिए पा फा बा, तो तीसरा, पा वर्ग का तीसरा वर्ण है। ठीक है, तो बा हमारा कौन सा तीसरा वर्ण है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ओ में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तपो बल। इसी तरह अधः धन गति क्या हो जाएगा, अधो गति हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला नियम क्या कह रहा है, यदि विसर्ग से पहले आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो और बाद में आ, उ, तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण या फिर या, रा, ला, वा हो तो इनमें से कोई हो तो विसर्ग रा में परिवर्तित हो जाता है। कहने का मतलब क्या है, अब इससे पहले देखिए, पहले क्या होगा, पहले हमारा क्या होगा, विसर्ग से पहले क्या आना चाहिए, आ और आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो। ठीक है, कोई आ को छोड़कर कोई भी दूसरा स्वर हो, मान लीजिए ई या फिर कुछ भी हो, तो विसर्ग के बाद कौन सा होना चाहिए, आ होना चाहिए, उ होना चाहिए, फिर उ होना चाहिए या फिर तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण या फिर पांचवा वर्ण या फिर या, रा, ला, वा में से कोई होना चाहिए। अगर इन सब के हो रहा है तो विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाएगा, रा में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल क्या कह रहा है, नी, देखिए यहाँ पर क्या, विसर्ग के पहले नी, यानी ना में, नी में क्या ई छुपा हुआ है। ठीक है, तो ई विसर्ग के पहले क्या ई है, यानी कि ई क्या, कोई बोला क्या, आ और आ छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो, तो यहाँ पर ई स्वर है। ठीक है, और बाद में क्या हो,
आ हो या फिर ऊ हो या फिर ऊ हो या फिर तीसरा चौथा या फिर पांचवा वर्ण हो या फिर या रा ला वाह हो, इनमें से कोई भी हो तो विसर्ग क्या हो जाता है, रा हो जाता है। यहाँ पर देखिए आ रहा, क्या आ रहा है, आ रहा है, यानी कि विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, आ रहा है, तो विसर्ग क्या हो जाएगा, रा में परिवर्तित हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा नीरासा। ठीक है, इसी तरह नी धन धन क्या हो जाएगा, देखिए हम विसर्ग के पहले क्या ई आ रहा है इसमें भी, और बाद में क्या आ रहा है, धा आ रहा है, यानी कि तीसरा वर्ण आ रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, निर्धन हो जाएगा। इसी तरह निह धन बल क्या हो जाएगा, निर्बल हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला नियम क्या कह रहा है, यदि विसर्ग के पहले कोई स्वर हो, कोई भी स्वर हो, विसर्ग के पहले कोई भी स्वर हो, बाद में चा छा या फिर सा हो, तो विसर्ग का आधा सा में परिवर्तित हो जाता है। जैसे देखिए नी, देखिए हमारे विसर्ग के पहले नी है यानी कि ई है। ठीक है, तो कोई भी स्वर हो, विसर्ग के पहले कोई भी स्वर हो और बाद में क्या हो, चा छा या फिर सा हो, तो चा की जगह क्या हो जाएगा, तो विसर्ग क्या हो जाता है, सा में आधा सा में परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ पर देखिए निह, यहाँ पर विसर्ग के पहले ई है और बाद में क्या है, चा आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, विसर्ग किसमें मतलब आधा सा में परिवर्तित हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, निश्चल हो जाएगा। इसी तरह निह, यहाँ विसर्ग के पहले ई आ रहा है, विसर्ग के पहले क्या आ रहा है, ई आ रहा है और बाद में क्या आ रहा है, छा आ रहा है, तो विसर्ग किसमें मतलब आधा सा में परिवर्तित हो जाएगा। इसी तरह दुशासन क्या हो जाएगा, दुशासन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला नियम हमारा क्या कह रहा है, अगला नियम कह रहा है विसर्ग के पहले ई उ और बाद में क ख ट ठ प फ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग आधा सा में, यहाँ पर क्या होगा, आधा सा में परिवर्तित हो जाता है। जैसे एग्जांपल की बात करें, निह धन कपट, यहाँ पर देखिए विसर्ग के पहले क्या आ रहा है, नी आ रहा है और बाद में क्या आ रहा है, का आ रहा है, तो विसर्ग किससे परिवर्तित हो जाएगा, आधा सा में परिवर्तित हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, निष्कपट हो जाएगा। इसी तरह निस धन ठुर क्या हो जाएगा, निष्ठुर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह धनु धन टंकार में क्या हो जाएगा, धनुष टंकार हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला नियम क्या कह रहा है, अगला नियम हमारा कह रहा है विसर्ग के बाद यदि ता या फिर सा हो तो विसर्ग का आधा सा में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे निह धन तेज, देखिए हमारे पास विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, ता आ रहा है। ठीक है, विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, ता आ रहा है, तो क्या विसर्ग किसमें आधा सा में परिवर्तित हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, निस्तेज हो जाएगा। इसी तरह निह धन सार, क्या नीचे विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, सार, या तो ता है या तो फिर सा है, विसर्ग के बाद यदि ता रहा है या तो सा रहा है तो आधा सा में परिवर्तित हो जाएगा। कौन सा क्या विसर्ग परिवर्तित होगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर निस्सार हो जाएगा। इस तरह मन धन ताप क्या हो जाएगा, मनस्ताप हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, हमारा अगला नियम क्या कह रहा है, यदि विसर्ग के बाद राहु और यदि विसर्ग के बाद रा हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है और उससे पहले का स्वर्ग क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। कहने का मतलब क्या, जैसे एग्जांपल देखते हैं, निह धन रोग, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नी है धन, यानी विसर्ग के पहले क्या आ रहा है, ई आ रहा है, विसर्ग के पहले क्या आ रहा है, ई आ रहा है और लास्ट बाद में क्या है, रा है। तो विसर्ग के बाद क्या आ जाए, अगर रा है तो क्या होता है, विसर्ग का लोप यानी विसर्ग हट जाता है और जो स्वर है, जो स्वर वो क्या हो जाए, दीर्घ, यानी कि छोटी ई में है तो ये किसमें परिवर्तित हो जाएगा, बड़ी ई में परिवर्तित हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, निह धन रोग क्या हो जाएगा, निरोग हो जाएगा। इसी तरह निस धन रस क्या हो जाएगा, नीरस हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, हमारा अगला नियम क्या है, यदि विसर्ग से पहले आ और आ हो तो विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है। कहने का मतलब एग्जांपल लिख लीजिए, एग्जांपल के देखिए क्या कह रहा है, अतः धन एव है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए विसर्ग ता में क्या छुपा हुआ, आ छुपा हुआ है, विसर्ग के पहले यानी कि आ रहा है और बाद में क्या ए आ रहा है, यानी कि क्या कह रहा है कि नियम क्या कहता है कि यदि विसर्ग से पहले आ फिर या आ हो और बाद में क्या हो, कोई अन्य स्वर हो तो हमारा विसर्ग क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है, यानी कि क्या हट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ता से पहले आ है और ये विसर्ग क्या, विसर्ग से पहले क्या आ रहा है और बाद में क्या ए है, तो क्या होगा, विसर्ग हट जाएगा, क्या हो जाएगा, एक ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, हमारा अगला नियम है, यदि विसर्ग के पूर्व यानी विसर्ग के पहले आ हो तथा बाद में का या पा हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कहने का मतलब क्या है, अगर विसर्ग के पहले क्या हो, आ हो और बाद में क्या हो, का या फिर पा हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं, प्रातः, यानी कि देखिए विसर्ग के पहले क्या है, आ है, विसर्ग के पहले क्या है, आ है और बाद में क्या है, का है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वैसी तरह उतर गया है, क्या हो गया, प्रातः काल। ठीक है, इसी तरह अंतःपुर क्या हो जाएगा, अंतःपुर हो जाएगा और अधधन पतन क्या हो जाएगा, अधपतन हो जाएगा। ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक। अगर अब वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट पार्ट में।